नमस्कार, स्वागत है आपका बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा के इस नए भाग में। और मैं हूं दिवाकर मिश्रा और छपरा में हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं उन लोगों से मिलने का, उन लोगों से बातचीत करने का जिन्होंने छपरा को बेहतर बनाया है और आज भी बेहतर बनाने के प्रयास में है। यानी कि बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा में जो लोग भी छपरा के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक विकास के लिए कार्य कर रहे हैं उनसे मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि कौन से वो कारण हैं जिनके कारण वो लोग इस काम में आए हैं और छपरा को बेहतर बनाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, और ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको करके छपरा को उस क्षेत्र में बेहतर बनाया जा सकता है। बचपन में जब भी हम पढ़ाई करते थे तो सबसे ज्यादा हमें डर लगता था मैथ नाम के सब्जेक्ट से। मैथ का जो विषय है वो बहुत ही हमें डर उत्पन्न कर देता था, भय उत्पन्न कर देता था। तो उस भय को दूर करने वाले, उस मैथ सब्जेक्ट को बच्चों के लिए ईजी बनाने वाले छपरा के एक प्रसिद्ध शैक्षणिक जगत के मूर्धन विद्वान, गणित के विद्वान हमारे साथ मौजूद हैं, महा साइंस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर मनोज संकल्प जी। तो मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा। धन्यवाद आपको। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहले आपसे जानेंगे कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है तो सबको डर लगता है सारे बच्चों को, तो आप कैसे मैथ्स पढ़ने की तरफ आपकी रुचि आई और पूरे छपरा को मैथ्स समझाने का आइडिया आपका कहाँ? देखिए, मेरा दिवाकर जी मानना ये है कि मैथ्स जितने भी सब्जेक्ट हमारे पास हैं उनमें सबसे आसान है, इसलिए कि जन्म से अगर हम कोई विषय सीख कर आते हैं तो मैथमेटिक्स ही सीख कर आते हैं। इससे कई प्रमाण मेरे पास। वो कैसे सर? इसके कुछ एग्जाम्पल से, एक उदाहरण से हम समझा सकते हैं। आप एक छोटे से जो बच्चा है उसके सामने एक प्रयोग कीजिएगा। करना ये है, जैसे वो मानिए 2 महीने का ही बच्चा है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं, हम सब जानते हैं कि कोई भी एक छोटा सा बच्चा 6 महीने के बाद ही कुछ बोलना शुरू करता है और बोलेगा, फिर दूसरा सब्जेक्ट सीखेगा तो या कुछ जानेगा। 2 महीने के बच्चे के सामने एक प्रयोग कीजिएगा। करना यह है कि जहाँ वो लेटा हो, चूंकि तो बैठ भी नहीं सकता, जहाँ वो लेटा हो आप कुछ गुब्बारे लेकर जाइए और बारी बारी से उसके सामने गुब्बारे को टांगिए। एक गुब्बारा जब टांगेंगे तो उसके भाव को पढ़िए, उसके चेहरे पे खुशी आएगी। फिर दूसरा गुब्बारा टांगिए, फिर तीसरा गुब्बारा टांगिए, फिर चौथा गुब्बारा टांगिए। जैसे जैसे गुब्बारों की संख्या बढ़ती जाएगी वो हाथ पैर मारेगा, वो खुश होगा। 8-10 गुब्बारा पहले टांग दीजिए। अंडरस्टूड कर रहा है। हाँ, इसके नंबर्स ज्यादा है। फिर आप क्या करें कि इस प्रयोग को उल्टा कीजिए, धीरे धीरे गुब्बारे को कम कीजिए और फिर चेहरे के भाव को देखेंगे तो दुखी होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि सारे गुब्बारे को वहां से आप हटा दें, रोने भी लगे। गुब्बारों का बढ़ना क्या है, गणित के अनुसार जोड़ की क्रिया है। वो कहीं ना कहीं जोड़ की क्रिया समझ रहा है। इस 2 महीने का बच्चा वो समझ रहा है, तभी तो गुब्बारों की संख्या बढ़ने पर नंबर्स आर फीडेड एंड मैथमेटिक्स इज अ नेचुरल लैंग्वेज। या सही बात आपने कही। इससे मेरा मानना है कि हम हिंदी अथवा अंग्रेजी या भोजपुरी बहुत बाद में सीखते हैं, गणित तो जन्मजात सीख कर आते हैं। और मुझे लगता है कि सभी बच्चों को, अपने घर के बच्चों को यही बताने की जरूरत है कि तुम्हें गणित पढ़ना नहीं है, गणित तुम्हें सीखना है, जो तुम पहले से जानते हो, केवल उसमें निखार लानी है। दिक्कत यह है कि हम सब लोग बचपन से बच्चों को कहते हैं गणित पढ़ना है, गणित पढ़ना है, लेकिन मैं हमेशा ये मानता हूँ कि किसी को गणित पढ़ना नहीं है, ना पढ़ाना हमें गणित सीखना है और सिखाना है। तो गणित पढ़ना और पढ़ाना नहीं है, गणित को सीखना है और समझाना है। अगर आप गणित को समझ गए तो गणित आपके लिए कठिन नहीं रहेगा। खैर सर, ये तो हमने पहले बात की। तो हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा, जिसमें मैं आपका भी इंटरव्यू ले रहा हूँ। तो बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा, आप बताइए, आपने देखा है कार्यक्रम, कुछ हमारे कार्यक्रम के बारे में बताइए। कि कैसा ये कार्यक्रम है, क्या ये सफल प्रयास है और क्या हम बेहतर कर सकते हैं इसके बाद? जो आपका अभियान चल रहा है बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा, निश्चित तौर से सकारात्मक रूप से बदलाव शहर में ला भी रहा है। क्योंकि आपने जो अभियान छेड़ा है, इसमें आप जो शहर के सम्मानित व्यक्तित्व हैं, अलग अलग क्षेत्रों से सबके साथ बातें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें सम्मानित कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि हम समाज को और बेहतर कैसे कर सकते हैं या उन्होंने कैसे बेहतर किया है। मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में 2 बातें हो रही है। एक तो जिन लोगों ने किया है अच्छा, उन्हें आप प्रोत्साहित करें, और दूसरा कि जो अभी दूसरी पीढ़ी के लोग हैं, बाद की पीढ़ी के लोग हैं, वो जब पुरानी पीढ़ी के यानी पिछली पीढ़ी की जब बातों को सुनेंगे तो निश्चित तौर से उससे उत्साहित होकर, प्रोत्साहित होकर कुछ और भी बेहतर करेंगे। इससे मुझे लगता है कि आपका अभियान निश्चित तौर से शहर में, जिले में बदलाव तो ला ही रहा है, आने वाले वक्त में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। और छपरा की जनता की ओर से आपके इस अभियान को बहुत बहुत साधुवाद है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी हौसला अफजाई करने के लिए। आगे सर जानना चाहेंगे कि मैथ्स में आपकी रुचि कैसे हुई और मैथ्स पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला कैसे जारी हुआ, आप बताइए। मुझे लगता है कि मैंने जैसा कि शुरू में भी कहा कि
मैथमेटिक्स में इंसान बचपन से ही जानता है। मुझे शुरू से ही बचपन से ही कुछ बातों को याद करना थोड़ा कठिन लगता था, और मैथमेटिक्स में याद कम करना है, लॉजिक ज्यादा है। लॉजिक ज्यादा है, और ट्रिक्स है। हाँ, ट्रिक्स है, लॉजिक यानी कि तर्क शक्ति। और मुझे किसी भी चीजों पर, किसी भी बात पर, किसी भी मुद्दे पर तर्क करना अच्छा लगता था। और कहीं ना कहीं लॉजिक से ही गणित का जन्म होता है। और यही कारण है कि चूंकि हमें लॉजिक पसंद था तो मैथमेटिक्स भी पसंद आने लगा। टेक्निक से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं आसानी से। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। मतलब लफेबाजी कम है इसमें। हाँ, और लैंग्वेज में जो है जैसे बातें बहुत है, लेकिन इसमें टेक्निक है। एकदम एकदम सबसे बड़ी बात है कि इसमें अगर आप बातों को समझ गए तो आप किसी भी लैंग्वेज में अपनी बातों को किसी के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। सर, आपकी जो शिक्षा दीक्षा है, कहाँ तक आपने एजुकेशन लिया, कहाँ से लिया, ये हम दर्शकों को बताना चाहेंगे। तो सर आप मेरी प्रारंभिक शिक्षा यानी क्लास 7 तक की शिक्षा भागलपुर से हुई। वहाँ एक विद्यालय, सम्मानित विद्यालय, शंकर बाल विकास मध्य विद्यालय, वहाँ से मैंने प्रारंभिक शिक्षा ली। मेरे फादर वहाँ पे टीआई थे। और फिर वहाँ के बाद मैं 8, 9 और 10 बसंतपुर उच्च विद्यालय सिवान से मैंने शिक्षा ली। और फिर 10th के बाद 11 से मास्टर क्लास तक मैंने राजेंद्र कॉलेज छपरा से अपनी शिक्षा को पूरी की। और फिर पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद डॉक्टरेट भी मैंने जेपी विश्वविद्यालय से ही किया। और अभी लगातार माँ साइंस इंस्टीट्यूट के द्वारा बच्चों को मैथ समझा रहे हैं, और शहर के आप प्रसिद्ध शिक्षक भी हैं, और एक बहुत अच्छे आप ओरेटर भी हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ। आप अलग अलग कार्यक्रमों में बहुत अच्छा स्पीच भी देते हैं, और एंकरिंग भी आप सर अच्छी करते हैं। ये सब मुझे मेरी हॉबी है। और मैं बताऊं, जैसे कि आपने कहा कि इतने दिनों से गणित आप सिखा रहे हैं। माँ साइंस इंस्टीट्यूट 1990 में ही मैंने स्थापित की थी। और मैं ईमानदारी से आपको बता देता हूँ कि मैं सिर्फ गणित सिखा ही नहीं रहा हूँ, आज भी इन 33 सालों के बाद भी मैं ये कहने में कहीं भी गुरेज नहीं करता हूँ कि आज भी गणित सिखाने के साथ आज भी मैं गणित सीख रहा हूँ। क्योंकि गणित इतना व्यापक है, इतना विस्तृत है कि हम कभी कह ही नहीं सकते केवल हम सिखा रहे हैं। जब तक हम नहीं सीखेंगे तब तक हम किसी को सिखा ही नहीं सकते। और मेरा मानना है कि गणित में हमेशा इंसान को अपडेट होते रहना चाहिए। अब आइए दूसरी बात, जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे मंचों पे आपने मुझे देखा, तो मंचों पे आना, मंचों पे दिखना, मंच संचालन करना मेरी हॉबी है। मुझे अच्छा लगता है मंच पे खड़ा होकर बातें करना, मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है, या मैं ये सोचता हूँ कि जो मैं जानता हूँ वो पूरी दुनिया को मैं दे कर जाऊँ, और शायद मेरे मरने के बाद मेरी बातें लोगों के जेहन में रहे। इसलिए मैं मंच पे जाकर अपनी बातों को रखना चाहता हूँ, अपने विचार को रखना चाहता हूँ कि मेरे विचार कहीं ना कहीं किसी में जीवित रहे। सर, आगे बात करेंगे, लेकिन एक जरूरी बात है वो पहले हम लोग कर लें, जो बच्चों के लिए जरूरी है। एक्चुअली इंटरमीडिएट के एग्जाम चल रहे हैं, और फिर तुरंत बोर्ड के एग्जाम्स आने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा कि शॉर्ट में आप ऐसा कुछ बताइए बच्चों को, जो वीडियो देख रहे हैं बच्चे, कि कैसे वो बोर्ड एग्जाम में मैथ्स को क्रैक करें। क्योंकि मैथ्स एक बड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है, उसमें पास करना। मैं शुरू से मैंने बहुत लोगों को भी देखा है कि 30 नंबर के लिए वो 60 नंबर तो दूर की बात है, 30 नंबर के लिए भी लोग बहुत प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं। तो कुछ ऐसे फार्मूलाज बताइए, या कुछ ऐसी टिप्स दीजिए कि बच्चे जो है बोर्ड एग्जाम में मैथ से घबराए ना, और कम समय है और वो बोर्ड एग्जाम को क्रैक करें। अब चूंकि बोर्ड बहुत ही करीब आ चुका है, ऐसे बहुत कुछ बताया नहीं जा सकता। मैं सिर्फ आपके माध्यम से बच्चों को, छात्रों को, जो बोर्ड के परीक्षार्थी हैं, उनको सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अब कोई भी नई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं जी। जितनी चीजें आपने पढ़ी हैं, जो चीजें आप जानते हैं, जिन विषयों पे आपका कमांड है, उसी को रिवाइज करें, बार बार उसको पढ़िए कि कम से कम जिसे जानते हैं वो तो याद रहे। ऐसा नहीं कि नई चीज सीखने के चक्कर में पुराना भी आप भूल जाए, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो पिछले 8-10 साल के क्वेश्चन आए हैं, आप विश्वास मानिए कि बोर्ड में हमेशा उसी पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं। तो वहां से आप पैटर्न देखिए और उस तरह के सवालों का बार बार अभ्यास कीजिए। मुझे लगता है कि इससे निश्चित तौर से, जो आपने कहा पास होने की बात, तो पास तो कर ही जाएंगे। विद्यार्थियों के लिए पास होना मैथ में चुनौती जरूरी नहीं कोई। मुझे तो लगता है कि मैथमेटिक्स में बच्चों के लिए चुनौती ये है कि हमें 100 में 100 आना चाहिए, 99 आना चाहिए, 99 आना चाहिए। ये तो बच्चे समझेंगे जरूर परीक्षा में। आपके छपरा के बच्चे लाते भी जी लाते तो हैं, बिल्कुल। छपरा में होनहारों की कमी नहीं है, और आप जैसे शिक्षक हो तो छपरा होनहार बनेगा ही, छपरा बोलेगा भी और छपरा बदलेगा भी। सर, आपसे मैं अपनी पर्सनल बात कहता हूँ कि मैं जब मैथमेटिक्स पढ़ता था तो मुझे डायनेमिक्स जो है सबसे टफ लगता था। तो डायनेमिक्स, और चूंकि उसमें फिजिक्स भी रहता है, मैथ्स भी रहता है, तो कितना टफ है डायनेमिक्स? चूंकि जो लड़के आईआईटी और जेईई की तैयारी करते हैं, मुझे लगता है, मेरा जहां तक अनुभव है, आपका भी अनुभव होगा, डायनेमिक्स से क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, लेकिन उसमें फिजिक्स के हर फील्ड से क्वेश्चन रहते हैं, और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में चला जाता है, और विस्कोसिटी भी आ जाता है। थोड़ा सा मैं सुधार कर दूं
कि डायनेमिक्स जो है और स्टैटिक्स पहले के सिलेबस में हुआ करते थे। सीबीएसई बोर्ड ने जो नया सिलेबस बनाया है उसमें इन दोनों को हटा दिया। अच्छा। इसलिए अब इन दोनों से प्रश्न तो आते नहीं, लेकिन अगर आपने जब कही है तो मैं इस बात पे भी प्रकाश डाल दूं कि बहुत टफ नहीं है, दोनों विज्ञान है, दोनों फिजिक्स है। कहीं ना कहीं डायनेमिक्स में हम जो गतिमान वस्तुएं हैं उनके नेचर को अध्ययन करते हैं, और जो स्टैटिक्स है उसमें स्थिर वस्तुओं के जो नेचर है उसको हम अध्ययन करते हैं। मुझे लगता है कि जो आपने कहा मैथमेटिक्स और फिजिक्स, ये दोनों दो सब्जेक्ट नहीं है। मेरा मानना है कि दोनों एक दूसरे के पूरक सब्जेक्ट, और मैथमेटिक्स कहीं ना कहीं टूल्स है किसके लिए, फिजिक्स के लिए। इसलिए अगर फिजिक्स ठीक है तो मैथमेटिक्स ठीक है, मैथमेटिक्स ठीक है तो फिजिक्स ठीक है। तो मुझे लगता है कि अभी जो इंजीनियरिंग की परीक्षा है उसमें डायनेमिक्स और स्टैटिक्स से शायद ही कोई क्वेश्चन आता हो, इससे बच्चों को उसके लिए डरने की जरूरत नहीं। अब सीबीएसई के सिलेबस में वो दोनों अब मॉडिफिकेशन हट गए। लेकिन कैलकुलस भी काफी परेशान करता है बच्चों को। नहीं, मुझे लगता है कि कैलकुलस जितना मजेदार कोई भी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में नहीं है। और कैलकुलस को ठीक से पढ़े तो दिवाकर जी मैं बताऊं आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि बहुत रोमांचकारी सब्जेक्ट है। जैसे कि हम लोग सामान्य तौर पे जानते हैं कि 5 - 0 5 होता है, यानी 5 में 0 को घटाएं तो 5 होता है, 5 + 0 5 होता है, 5 में शून्य को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो आप 5 मानते हैं। लेकिन जब कैलकुलस की प्रारंभिक चीजों को जब जानेंगे, पढ़ेंगे तो लगेगा नहीं ये तो हम गलत जानते हैं, 5 - 0 5 होता ही नहीं है, और 5 + 0 5 होता ही नहीं, ये दोनों नहीं होते। तो इस तरह के कंसेप्ट वहां जब मिलते हैं तो बड़ा रोमांच आता है। दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है, मैंने जितना गणित पढ़ा है, कि जितने भी हमारे ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स हैं, जैसे अलजेब्रा है या ज्योमेट्री है या ट्रिमेट्री है, जितने भी ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स हैं जहां आकर अपने हाथ खड़े कर देते हैं, जहां सरेंडर कर जाते हैं, वहां कैलकुलस कहता है मैं हूं ना, डिफरेंशिएशन, यानी कि वो अपनी समस्याएं हल करता है। तो मुझे लगता है कि कैलकुलस के कंसेप्ट को अगर बेहतर ढंग से हम समझ लें, क्योंकि वहां उतने बड़े कैलकुलस में मात्र दो ही चीजें आपको जानी, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, और दोनों एक दूसरे की उल्टी क्रिया है। अगर एक को ठीक से जान लिया आपने तो दूसरा भी जान लिया। तो होता यह है कि हम एक के कंसेप्ट को ठीक से नहीं जान पाते, इससे दूसरे में दिक्कत होती है। एक को ही ठीक से जानने की जरूरत है, और विश्वास मानिए कि कैलकुलस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको 100 में 100 मार्क्स दिला सकता है। सर, आप टीचिंग लाइन से जुड़े हैं तो कुछ क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा मैं गंभीर भी सवाल पूछ रहा हूँ। आप यहाँ के एजुकेशन सिस्टम से भी जुड़े हुए हैं, आपने यहाँ से पीएचडी भी की है, और खास करके मैथ्स की बात करें तो कितना डिफिकल्ट रहा यहाँ से पीएचडी करना, और एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या बदलाव की जरूरत है जिससे छपरा को बेहतर किया जा सकता है आपके दिमाग में, चूंकि आप पढ़ा रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि आप भी सोचते होंगे कुछ ना कुछ चेंज की जरूरत है, वी नीड सम चेंज। तो आपको क्या लगता है और आप क्या सोचते हैं इन चीजों के बारे में, खास करके एजुकेशन सिस्टम है, बाकी चीजें तो हैं लेकिन जो एजुकेशन चल रहा है हमारे यहाँ वो कितना पीछे है और उसमें क्या क्या सुधार की जरूरत है? मुझे लगता है कि जो छपरा है, सारण जो है, यहाँ पे कहीं ना कहीं 12 तक की शिक्षा तो ठीक ठाक मिल जा रही है, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हो गए, बहुत सारे अच्छे अच्छे शिक्षक भी हैं जो 11 12 के लिए फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, इंग्लिश हो, सारे विषयों की अच्छी जानकारी रखते हैं और अच्छे ढंग से ज्ञान दे भी रहे हैं। लेकिन अपर क्लासेस में या आपका कि हाई एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं छपरा पीछे है। और इसके पीछे कारण ये है, हमारे जो मन में है, मैं आपको बता दूं कि शिक्षकों की कमी। आज भी राजेंद्र कॉलेज जैसे कॉलेज हों या जगदम कॉलेज हों, यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेज हैं, हर विषयों में जितने शिक्षक होने चाहिए आज नहीं है। मैं बताऊं आपको, जब मैं इंटरमीडिएट में था राजेंद्र महाविद्यालय में, फिर मैं ग्रेजुएशन वहीं से किया, मास्टर क्लास में वहीं से किया, जैसा कि आपने बताया, उस समय केवल हमारे डिपार्टमेंट में मैथमेटिक्स में 8 प्रोफेसर हुआ करते थे, और शायद मुझे लगता है कि आज 2 या 3 राजेंद्र कॉलेज में है। इस तरह से संख्या घटी है, जबकि विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है। मतलब ये कि जब विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है, स्टूडेंट्स बढ़ गए, लेकिन टीचर्स डिक्रीज हो गया। नंबर 1। दूसरी बात ये कि जो शिक्षक है उन पे इतना बोझ डाल दिया गया कि शायद वो क्लास अब नहीं ले पाते हैं, दूसरे कार्य में व्यस्त हो जाते हैं। तो मेरा मानना है कि शिक्षकों की भरपाई पहले की जाए। यूनिवर्सिटी में पर्याप्त शिक्षक होने चाहिए, हर कॉलेजेस में पर्याप्त शिक्षक होने चाहिए हर विषयों के, जो कि पहले हुआ करते थे। तो मुझे लगता है कि हायर एजुकेशन में छपरा की स्थिति बिगड़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ हमारे महाविद्यालयों में शिक्षकों की बहुत ही कमी है। और सर, मैं एक टेक्निकल सवाल अब आपसे पूछूं, जिसके लिए मैं जानना चाहता हूँ, छपरा का गणित कैसा है? छपरा का गणित ठीक चल रहा है या गड़बड़ है? मुझे लगता है कि और अगल बगल के जगहों से तुलना करें, कंपेयर करें, तो ठीक ठाक चलता है। और मुझे लगता है कि यहाँ का गणित जो है
एकदम आराम आराम से चलता है। यहाँ बहुत उथल पुथल वाली स्थितियां बहुत कम नजर आती हैं। उथल पुथल कम है छपरा के गणित में। हालांकि छपरा के गणित में प्रॉब्लम सॉल्विंग लोगों की जरूरत है निश्चित, और कुछ ऐसे टेक्निक्स को अपनाना होगा जिससे छपरा जो है, छपरा की समस्याएं जो है सॉल्व हो सके, जो भी समस्याएं। खैर, लोग भी प्रयास कर रहे हैं, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। एक सर निजी सवाल, चूंकि बहुत सारे लोग इस इंटरव्यू को देखेंगे, जो पुराने ट्यूटर्स हैं वो भी देखेंगे, जो नए लोग हैं जो सोच रहे हैं कि हम एजुकेशन फील्ड में आए, बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि एजुकेशन फील्ड में एंट्री करना इतना आसान नहीं होता है ना सर। लोग चाहते हैं कि हम सरकारी नौकरी कर लें पहले, या और किस मतलब सेटल हो जाएं, और एजुकेशन फील्ड में आना एक चुनौती भरा काम है। मेरा भी एक्सपीरियंस है। तो आपका क्या इसमें अनुभव रहा है और कितना टफ था? कैसे आपने निर्णय लिया मां साइंस इंस्टीट्यूट को खोलने का, और कितना टफ रहा, कितना चुनौतीपूर्ण रहा? दिवाकर जी, मैंने कई मंचों से कहा है कि मेरी इच्छा यही है कि मेरी भी मृत्यु जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की तरह, यानी एक शिक्षक के रूप में ही। जब वो बोल रहे थे, शायद आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, और फिर वहाँ हार्ट अटैक आता है और एक्सपायर कर जाते हैं। यानी कि मैं भी जीवन पर्यंत एक शिक्षक बनना चाहता हूँ, इंस्पायर्ड बाय अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और शिक्षक एक कदम मैं उनसे और थोड़ा सा पीछे हूँ इस विषय पर। तो शिक्षक बने रहे अंत तक। मैं चाहता हूँ कि मरने दिन तक मैं एक विद्यार्थी बना रहा हूँ। और अगर हमें लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में हम कुछ शिक्षक बनकर बेहतर दें, तो जरूरी इस बात की है कि शिक्षक बाद में बने, एक विद्यार्थी अच्छा जरूर बने। क्योंकि मेरा मानना है कि जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं वही एक अच्छे शिक्षक होते हैं। दिक्कत यह है, आज की जो नई पीढ़ी आती है वो जल्द शिक्षक बनने पे ही जोर देती है, वो विद्यार्थी बनना नहीं चाहती है। मेरा मानना है कि आज करीब 33-34 वर्ष हो गए मेरे, लेकिन आज भी मैं ईमानदारी से अपने को विद्यार्थी ही मानता हूँ। और मैं आने वाली पीढ़ियों को भी, जो मेरे बाद शिक्षक आ रहे हैं, बहुत तेज तर्रार रहे हैं, लेकिन उनको मैं कहूँगा कि वे लोग भी सदैव अपने को विद्यार्थी माने। अगर हमेशा आप अपने को विद्यार्थी मानकर चलेंगे तो निश्चित तौर से मान के चलिए कि आने वाले वक्त में आप विद्यार्थियों को ज़्यादा कुछ दे पाएंगे, क्योंकि रोज सीखेंगे। एक और जरूरी बात चलते चलते अंतिम में पूछना चाहेंगे कि अगर कोई विद्यार्थी आपसे गणित पढ़ना चाहता है या आपसे जुड़ना चाहता है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आना चाहता है, तो वो कैसे आपसे जुड़ सकता है और कहाँ आपसे उसको मुलाकात हो सकती है, और कितने बजे से कितने बजे तक आप समय देते हैं बच्चों को? देखिए, मैं तो ऐसे मैंने कह दिया है बच्चों को कि सुबह 6 से शाम 6 तक मैं बच्चों के लिए उपलब्ध हूँ। लेकिन आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि रात में ऐसा 9 बजे भी होता है कि बच्चे फ़ोन करते हैं, उनकी समस्या मैं हल कर देता हूँ। ऐसा ही नहीं, इतना ये भी होता है कि कई बार मैं शहर में कहीं घूम रहा हूँ, किसी कार्यक्रम में हूँ, वहाँ भी कोई बच्चा मिलता है और कोई प्रॉब्लम पूछा तो मैं सॉल्व कर देता हूँ। इससे हमसे मिलना बहुत आसान है। शहर के किसी भी क्षेत्र में मिलता हूँ तो वहाँ अगर आपकी ऐसी समस्या है मैं तत्काल दूर कर सकता हूँ तो मैं उसके लिए तैयार रहता हूँ। अब रही बात क्लासेस करने के लिए, तो मैं बजरंग नगर काशी बाजार में उपलब्ध हूँ। आप जब चाहें आप आके मिल सकते हैं हमसे, निश्चिंत होकर मिलना है। और अगर आप अच्छे हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, या कम से कम इच्छा रखते हैं कि हमको पढ़ना है, तो आप निश्चिंत होकर आइए कि आप पढ़ेंगे, बाकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सर, कई बार हम देखते हैं जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, तो कई बार कई बच्चे आते हैं जो गरीब होते हैं। हाँ। जो मान लीजिए कि प्राइवेट कोई इंस्टीट्यूट चल रहा है तो उसकी एक निर्धारित फीस होती है, तो वो सक्षम नहीं होते हैं कभी कभी। तो ऐसे बच्चों से आपका कोई इंटरेक्शन हुआ हो और आप क्या करते हैं ऐसे बच्चों के लिए? 3 तरह के बच्चों के लिए मैंने फी रिलैक्सेशन ही नहीं, बल्कि कभी कभी ऐसा भी हुआ कि हमने फी ही नहीं लिया है। 3 तरह के बच्चों को वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक, जो इंटेलिजेंट हो, जो मेधावी हैं और चाहते हैं कि मैं पढ़ूं और किसी कारणवश शायद उनके पास पैसे नहीं। दूसरे, हैंडीकैप जो है, जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनसे भी मैं कभी फी की मांग नहीं करता। और तीसरा, जो अति निर्धन है लेकिन इच्छा रखते हैं कि हम पढ़ें, तो उनके लिए भी नहीं। इससे आप सबको मैं ये बता दूं कि अगर आप पे कोई ऐसा मुझे सुन रहा है जिसे लगता है कि मुझे मनोज सर के पास पढ़ना चाहिए, मैथमेटिक्स मुझे सीखना चाहिए, लेकिन मेरे पास धनराशि नहीं है, तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर मन है कि सीखना है तो मनोज सर आपके साथ है। और कोई ऐसा नहीं कि मैं आज साथ हूँ, हमेशा से मैं साथ रहा हूँ, सबके साथ रहा हूँ। तो सर, एक और आपका एक और रूप है सामाजिक सेवा से जुड़ा हुआ। मैंने सुना है कि आप लायंस क्लब से भी जुड़े हुए हैं। तो उससे जुड़ाव कैसे हुआ और उसमें आप क्या क्या करते हैं सर? हाँ, शुरू से ही थोड़ा सामाजिक गतिविधियों में तो रहना ही चाहिए। मुझे लगता है कि शिक्षक की जो भूमिका है ना, वो व्यापक होती है, और शिक्षक कहीं ना कहीं सामाजिक तो होता ही है। और शिक्षक अगर सामाजिक नहीं, एकांकी हो जाए, तो फिर बच्चों के लिए उतना विस्तार नहीं दे पाता है। तो मुझे शुरू से ही लगता था कि समाज के लिए भी हमारी कुछ जिम्मेवारी है, क्योंकि मुझे या हमें या आप सबको कहीं ना कहीं समाज ही बनाता है। तो समाज के प्रति भी हमारी जिम्मेवारी है, और उन्हीं जिम्मेवारियों का निर्वहन करते हुए
सामाजिक तौर पे हम लोग बहुत काम करते हैं। कभी गरीबों के लिए हेल्थ चेकअप कैंप लगाना, या कभी जाड़े के दिन में कंबल बांटना, या जरूरत पड़े तो अलाव की व्यवस्था करना। अभी अभी हमारे लायंस क्लब की ओर से शहर में, इस जिले में हमने एक एसी मॉर्चरी बॉक्स भी लाया है जी। कि कभी ऐसा होता है, आपने जाना भी होगा कि कोई आदमी एक्सपायर कर गया और उसके बच्चों को आने में 1-2 दिन लगते हैं, तो फिर जो पवित्र शव है कहीं ना कहीं उसका नुकसान होने लगता है। तो बर्फ की सिल्लियों में पहले रख कर हम लोग काम चलाते थे। तो हम लोगों ने एक मॉर्चरी बॉक्स बनाई है, और उस मॉर्चरी बॉक्स में किसी भी बॉडी को अगर रखते हैं तो बॉडी सुरक्षित और संरक्षित रहती है। तो इस तरह से हमेशा किसी न किसी अच्छे काम में लगे हैं। आप अस्पताल में भी जाएंगे तो लायंस क्लब का एक शेड नजर आएगा, शिशु पार्क के पास भी शेड नजर आएगा। और कोशिश ये तो आपको जो दिख रही है ये है, और इसके साथ साथ हम लोग सामाजिक तौर पे ये कोशिश करते हैं कि जो लोग हैं उनमें हम इंसानियत को जागृत कर पाए, वो भी दूसरे के लिए सोच पाए। ये हमारा उद्देश्य है। क्या खूब कहा है किसी ने कि शिक्षक साधारण नहीं होते, उनके एक हाथ में प्रलय तो एक हाथ में निर्माण होता है। तो ऐसे ही असाधारण शिक्षक मनोज कुमार संकल्प जी से हम बात कर रहे थे। सर, एक लास्ट में मैं पूछूंगा, ये संकल्प नाम जो है आपके साथ कैसे जुड़ा? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेरे गुरु जी जो कि अब नहीं रहे इस दुनिया में, जो कि कभी राजेंद्र महाविद्यालय के एचओडी थे, आपने नाम सुना भी होगा, प्रोफेसर डॉक्टर आरसी महतो, मैथमेटिक्स के हेड के रूप में रिटायर्ड किए। तो वो 3 हमें संकल्प दिलाए थे और कहते थे कि तुम इन तीनों बातों पे हमेशा खड़े उतरते हो, मुझे लगता है कि तुम संकल्पित रहते हो। वो 3 मुद्दे थे, आज ही हम कई कई जगहों पे मैं लिखता भी हूँ। श्रम, साहस और उदारता, कि हम जीवन में श्रमी बनेंगे, साहसी बनेंगे और उदार बनेंगे। श्रमी बनने का मतलब कि कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे कि डरेंगे। साहसी बनने का मतलब ये है, उदार बनने का मतलब, श्रमी बनने का मतलब मेहनती बनेंगे, साहसी बनने का मतलब कोई गलती नहीं करेंगे कि फिर डरने की जरूरत पड़े, और उदार बनने का मतलब कि अपने साथ साथ समाज के लिए भी कुछ सोचेंगे। तो ये 3 संकल्प कहीं ना कहीं हमारे गुरुजी ने दिलाई थी, और उसे गुरुजी के सम्मान में उन्होंने ही कहा कि तुम वाकई संकल्प हो, तुम जिस मुद्दे को उठाते हो या जिस जिम्मेवारी को तुम लेते हो, संकल्पित हो कि उसे पूरा करते हो। तो ये उपनाम संकल्प जो है मेरे पूज्य गुरुजी की देन है। तो सर, ऐसे ही आप संकल्पित बने रहें छपरा के विकास के लिए, छपरा के लोगों को गणित पढ़ाते रहें और छपरा के स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहें और बेहतर करते रहें। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा सर, और बहुत नई नई जानकारियां मिली हमें। एक बार सर बोल दीजिए, बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा। बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा।